Okay, hello everyone. तो let's start with the second session that is diseases of periradicular tissue. तो आपको अगर पता नहीं है तो ये मेरा चैनल है, इसमें हम डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, एंड ऑल द डेटा एंड ऑल द नोट्स आर फ्रॉम द OG टेक्स्ट बुक्स. फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम of conservative and endodontics dentistry, I have taken this from Grossman textbook. So let's get started. I'll start with this sequelae of periradicular disease, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पल्पल इन्फ्लेमेशन या पल्पल इन्फेक्शन से इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो सकता है, उससे पल्प नेक्रोसिस हो सकता है और उससे पेरियाडिकुलर डिजीजेज हो सकते हैं. तो क्या क्या डिजीज होते हैं जनरली? प्राइमरी सिम्टोमेटिक एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस, एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस जहाँ से फिनिक्स एप्सिस हो सकता है. प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस से सेलुलाइटिस हो सकता है, अक्यूट अपाइकल एप्सिस हो सकता है. एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस से क्रॉनिक अपाइकल एप्सिस हो सकता है, फिनिक्स एप्सिस हो सकता है, रेडिकुलर सिस्ट हो सकता है और कंडेंसिंग ऑस्टिटिस हो सकता है. तो आई विल बी टेलिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल इन द फॉलोइंग वीडियो. ओके, सो ऐसा क्यों होता है कि ये देखिए जो एक मिनट, हाँ, जो इरिवर्सिबल या कोई एक स्टिम्युलस से इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के कारण पल्प नेक्रोसिस होके फिर पेरियोडिकुलर रीजन में क्यों ऐसा इन्फेक्शन होता है, लाइक व्हाट आर द कॉजेज? सो द कॉजेज कैन बी बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑल. It can be due to immunological agents, it can be due to tissue debris, it can be due to products of tissue necrosis, it can be due to neoplastic disorders, periodontal conditions, developmental factors and trauma. Trauma is another very common cause. Okay, so yeah, classification of diseases of periodicular tissue. So what is the classification? ये सब एग्ज़ाम में बहुत लाइक आपको लिखने को आ सकता है, तो ये सब इसलिए मैंने दिया है. क्लिनिकल देखिए, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, क्योंकि क्लिनिकली हम देख सकते हैं कि पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता है कि हम रेगुलर रेडियोग्राफ लेने के बाद हमें ऐसे ही दिख जाता है. तो इट कैन बी सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक. सिम्टोमेटिक में जैसे मैंने कहा था प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस, जिसे हम पहले अक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस बोलते थे, ठीक है. सेकेंडरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस, जिसे हम फिनिक्स एप्सिस भी बोल सकते हैं, या अक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस भी बोल सकते हैं. सिम्टोमेटिक या अक्यूट एल्वियोलर एप्सिस. अब एसिम्टोमेटिक में क्या क्या आता है? एसिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम्स नहीं है. एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस सच एज which was previously known as chronic apical periodontitis, and then there is chronic या asymptomatic alveolar abscess, then condensing osteitis. ठीक है, इस वीडियो में मैंने ये 6 डिजीज़ेस के बारे में बोला है और ये persistent apical periodontitis के बारे में भी बोला है. बाकी ये दोनों मैंने सेपरेट वीडियोस में डाले हैं. ओके, मैं कुछ दिन बाद डालूंगी वो वीडियो. सो लेट्स कंटिन्यू. तो सिम्टोमेटिक पेरियोडिकुलर डिजीजेस. तो अगर पेशेंट देखिए, मैं पहले केस स्टडी से स्टार्ट करूंगी, इसके बाद मैं उस डिजीज़ के बारे में बोलूँगी, ठीक है. तो अब पेशेंट आता है कि डॉक्टर मुझे बहुत ऐसा पेन और टेंडरनेस है मेरे दांत में, ठीक है, और आप परकर्स करके देखते हैं तो वहाँ पे स्लाइटली सोर लगता है. वो पेशेंट बोलता है कि स्लाइटली सोर लग रहा है मुझे वो रीजन, ठीक है. और आप अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर परकर्स करते हैं तो सोरनेस आता है, ठीक है. और या फिर पेशेंट ऐसे भी बोल सकता है, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर मेरा दांत जैसे मतलब उठा सा लग रहा है, अपने जो गम से उठा सा लग रहा है. सो क्या आप पहले आप क्या करेंगे? पहले तो पेन मतलब फोकस करके देखेंगे कि पेन है कि नहीं, और पेन है अगर तो इट इज़ अ वेरी classical diagnostic feature of primary symptomatic apical periodontitis.
ओके। और तो हम रेडियोग्राफ में, अगर हम रेडियोग्राफ करें तो उसमें हम देख पाएंगे कि जैसे इसमें दिया हुआ है मिनिमम पेरियोडोंटल रेडियोग्राफिक चेंजेस इन कैरियस टूथ इन्वॉल्व्ड with pulpal involvement showing signs and symptoms of primary symptomatic apical periodontitis। और फिर अगर नॉन वाइटल टूथ है तो स्लाइट वाइडनिंग ऑफ पीडियल मतलब पेरियोडोंटल लिगामेंट स्पेस हम देख सकते हैं। ओके, सो ये केस है अक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस का। सो व्हाट इज द डेफिनेशन से? पेनफुल इन्फ्लेमेशन, it says painful inflammation of periodontium as a result of trauma, irritation or infection through the root canal regardless of whether the pulp is vital or non-vital। vital pulp में भी हो सकता है, non-vital pulp में भी हो सकता है। producing clinical symptoms including painful response to biting and percussion। पेशेंट ये भी बोल सकता है कि जब मैं चबाता हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है। ठीक है, तो और आप रेडियोग्राफ के हिसाब से भी देख सकते हैं कि पर वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ओके, अगर रेडियोलुसेंसी है तो दैट इज़ द केस ऑफ सेकेंडरी, दैट माइट बी द केस ऑफ सेकेंडरी अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। ओके, एंड इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग एंड पेन दैट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेक डाउन ऑफ पेरियोडिकुलर टिश्यू, तो वो सिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस हो सकता है। अगर कोई पेन नहीं है, परकर्शन करते हो तो कोई पेन नहीं है, बट एक डिस्टिंक्ट रेडियोलुसेंसी है, ठीक है, तो वो केस है एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस का। सो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये आप जब क्लिनिक्स में देखोगे ना, इट्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर आप कैसे पता चलेगा आपको कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि एसिम्टोमेटिक है कि एक एब्सेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट क्या होता है? डिटरमाइनिंग द कॉज एंड रिलीविंग द सिम्टम्स। जैसे ये हो सकता है ना आपका, क्योंकि आपका हाई पॉइंट्स है, आप एक रेस्टोर किए हो टूथ, तो आपने हाई पॉइंट चेक नहीं किया, तो हाई पॉइंट के कारण क्या होता है कि पेरियोडोंशियम को इरिटेट होता है, तो उससे इन्फेक्शन होने के कारण सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी, तो वो एडजस्टमेंट ऑफ हाई पॉइंट्स एंड रिमूवल ऑफ इरिटेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट पेशेंट आता है, बोलता है कि डॉक्टर मेरे दांत में बहुत दर्द है, तो आप पैल्पेट करके देखते हो, तो आप देखते हो कि टेंडरॉन पैल्पेशन है। ठीक है, आप एक रेडियोग्राफ लेते हो, रेडियोग्राफ में आप देखते हो कि एक रेडियोलुसेंसी है उस दांत के नीचे। एंड देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, ये है कि जब मैंने पहले वो दांत एकदम एसिम्टोमेटिक था, कोई दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था, शायद मतलब आप रेडियोग्राफ पहले अगर रेडियोग्राफ किए होते तो आप देख पाते कि वो रेडियोलुसेंसी था उसमें। तो आफ्टर स्टार्टिंग एंड रूट कैनाल प्रोसीजर it became symptomatic, the tooth became symptomatic. So it is a case of phoenix abscess, that is secondary symptomatic apical periodontitis. It is very important क्योंकि ये आपको वाइवा में पूछ सकता है कि what is a phoenix abscess? It is the acute exacerbation of asymptomatic apical periodontitis. The condition is an acute inflammatory reaction superimposed on an existing asymptomatic apical periodontitis. What are the synonyms? Synonyms of acute exacerbation of asymptomatic apical periodontitis and phoenix abscess, जो मतलब यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है। So, oh I'm so sorry. So, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि asymptomatic apical periodontitis leads to फिनिक्स एब्सेस। ओके, जब हम आरसीटी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो, क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ बैक्टीरियल दो कारण के लिए, एक है इन्फ्लक्स ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन फ्रॉम द रूट कैनाल एंड सेकेंड रीजन इज इरिटेशन ड्यूरिंग रूट कैनाल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन अ एसिम्टोमेटिक टूथ बिकम्स अ सिम्टोमेटिक टूथ। ओके, सो देयर इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन फिनिक्स एब्सेस and acute alveolar abscess is
इट्स डिफिकल्ट इफ वी सी क्लिनिकली बिकॉज दोनों के सिम्टम्स सेम है, ठीक है। तो बट इफ रेडियोग्राफ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अ सेकेंडरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस is an acute symptomatic abscess with a distinct periradicular radiographic changes कि widening of pedial spaces होता है, ओके। ये सब ग्रॉसमैन में दिया हुआ है, यू कैन रेफर इट बैक टू द ग्रॉसमैन, यू कैन रीड इट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। नाउ let's talk about symptomatic apical abscess. Symptomatic apical abscess. So first definition, what is a acute apical abscess or symptomatic apical abscess? As the name says, it's symptomatic. तो मतलब दर्द होगा, abscess swelling होगा, ठीक है। तो it is a symptomatic acute apical abscess is an inflammatory reaction to a pulpal infection and necrosis characterized by rapid onset, spontaneous pain, tenderness on tooth to percussion, to pressure, pus formation and eventually swelling of associated tissues. Synonyms बहुत important है क्योंकि क्लिनिक्स में ना कोई अगर आपके सामने बोल दे कि acute periapical टिश्यू है, acute periapical abscess है, या कोई बोले कि acute radicular abscess है, acute alveolar abscess है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये क्या बोल रहा है, ये सेम ही बोल रहा है क्योंकि ये सब सिनोनिम्स है। acute abscess is acute alveolar abscess, it is acute dentoalveolar abscess, it is acute periapical abscess, it is acute radicular abscess, सब ग्रॉसमैन में दिया हुआ है। सो इफ समवन आस्क्स यू कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, तो यू टेल देम आई हैव रेफर्ड इट फ्रॉम ग्रॉसमैन। नेक्स्ट, अगर आप रेडियोग्राफ लेते हो, ठीक है, अगर आप रेडियोग्राफ लेते हो तो a radiograph may help the clinician to determine the tooth affected by showing the cavity or defective restoration or slight widening of the apical periodontal ligament space of the involved tooth. तो पेशेंट क्या लेके आएगा, एंड यू मे एबल टू सी द पेरियोडोंटल एब्सेस, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो पेरियोडोंटल एब्सेस है बिटवीन द राइट मैंडिबुलर एंड द लेफ्ट एंड द लैटरल इंसाइजर एंड द कस्पिड, ओके। यहाँ पे बिटवीन लैटरल इंसाइजर और कस्पिड के बीच आप देख पा रहे हो देयर इज एन एब्सेस। सो व्हाट इज द सीक्वेंस, पहले तो सिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस रहता है, पहले पेशेंट को पेन होता है, स्वेलिंग होता है एंड टेंडरनेस होता है, बट पेशेंट अगर उसको लाइक ऐसे ही रख दे एंड ही डज नॉट कम फॉर ट्रीटमेंट, दैट देन इट माइट लीड टू एसिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस। एंड एसिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस में ना देर इज़ अ रेडियोलूसेंसी, देर इज़ अ मतलब वो पस फिर कहाँ जाएगा, देर जो डिपेंडेंट टिश्यू है लाइक वो वहाँ पे जाएगा, लेस रेजिस्टेंट एरियाज में जाएगा एंड इट विल फॉर्म, मतलब पूरा पस होके इनलार्ज्ड हो जाएगा ना, तो एंड कहीं से तो उसे निकलना पड़ेगा, देन इट विल फॉर्म अ साइनस ट्रैक्ट। साइनस ट्रैक्ट के कारण जो प्रेशर एंड जो ये था वो रिलीज हो जाएगा, इसके लिए साइनस ट्रैक्ट होने से ना जो सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है पेशेंट को, एंड दैट्स हाउ ये तीन दे आर इंटर रिलेटेड। Now, as I said, swelling is more pronounced, swelling becomes more pronounced, ठीक है, and extend beyond the original site, it becomes painful, elongated, and tooth become mobile, right? And the pain may subside or cease entirely when the adjacent tissues continue to swell. If it left unattended, then it might progress to asymptomatic chronic apical abscess, and wherein the contained pus may break through to form sinus tract, okay, and it might progress further to osteitis, periostitis, cellulitis, osteomyelitis. Now, cellulitis may also distort the patient appearance, okay, and the tissues at the surface of the swelling, they appears taut and inflamed, and the pus start to form beneath it, okay. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपके वाइवा में भी पूछ सकता है, आप एग्ज़ाम में लिखो तो शायद एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकता है, दैट इज़ सच लिक्विफैक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सच एज ट्रिप्सिन एंड कैथेस्पिन।
the surface become distended from pressure of the underlying pus and finally ruptures from this pressure and the lack of resistance caused by continued liquefaction, and then it converts to sinus tract. वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये हमारे ग्रॉसमैन में दिया हुआ है कि मैक्सिलरी एंटीरियर टूथ अगर इन्वॉल्व है तो स्वेलिंग कहाँ होगा, अपर लिप में एक्सटेंड टू वन और मोर बोथ द आईलिड्स. अगर मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ इन्वॉल्व है तो चीक में स्वेल टू एन इमेंस साइज डिस्टॉर्टिंग द पेशेंट्स फेशियल फीचर्स. अगर मैंडिबल के एंटीरियर टूथ इन्वॉल्व है तो इट इन्वॉल्व्स लोअर लिप, चिन एंड इन सेवरल केसेस द नेक. अगर मैंडिबल का पोस्टीरियर टूथ इन्वॉल्व है तो सो इट माइट इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ द चिक में एक्सटेंड टू ईयर एंड इवन अराउंड द बॉर्डर्स ऑफ द जॉ इन द सब मैक्सिलरी रीजन. नाउ एटिक alveolar abscess is painful and rapidly progressing sequel of a symptomatic apical periodontitis. ठीक है. What are the radiographic changes? Slight widening of the apical pedial space and loss of apical lamina dura. तो अगर lamina dura, apical lamina dura loss हो गया, then and slightly widening of the apical pedial space. ठीक है. Along with the clinical signs and symptoms, you may differentiate it from symptomatic apical periodontitis. Okay. Now, acute alveolar abscess is differentiated from periodontal abscess and chronic alveolar abscess. How? Periodontal abscess में the accumulation of pus along the root surface of the tooth that originated from the infection in the supporting structures of the tooth. Okay, तो originate कहाँ होता है periodontal abscess का? from the supporting structures of the tooth. It is associated with periodontal pockets and it is manifested with swelling and mild pain. इसे इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? एक तो मतलब क्लिनिकली से देख के कुछ समझ नहीं आएगा. हम पल्प वाइटलिटी टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि पेरिडोंटल एब्सेस में ना दांत वाइटल होता है बट अक्यूट एल्वियोलर एब्सेस में दांत नॉन वाइटल होता है. सो वी कैन डू इट बाय पल्प वाइटलिटी टेस्ट इज यूजफुल फॉर अर्ली डायग्नोसिस. देन अक्यूट और क्रॉनिक को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि क्लिनिकली तो दोनों सेम है. एक हम साइनस ट्रैक्ट को जब हम प्रेजेंस ऑफ साइनस ओपनिंग अगर हम क्लिनिकली देखते हैं then it is a case of chronic alveolar abscess. and also क्या होता है कि रेडियोग्राफ क्लिनिकली तो हम ऐसे देख सकते हैं, रेडियोग्राफिकली chronic alveolar abscess का there would be a big radiolucency which we can see. In case of acute alveolar abscess there is discontinuity of the laminar dura as well as widening of the pedial space. Next. Oh god. Next. So let's talk about the treatment establishing drainage and controlling the systemic reaction. Establishing drainage, पहले तो हम drainage करेंगे, then systemic reaction को हम कैसे, by giving antibiotics, analgesic. ठीक है. systemic reaction को हम control करेंगे. देखिए इसमें there is an acute alveolar abscess in relation to the mandibular premolar which is abutment. ये actually एक abutment tooth है for the fixed partial denture. So here the canal is irrigated first and intracanal calcium hydroxide is placed for 2 weeks. Now RCT, root canal obturation, after thoroughly cleaning and shaping, and this is for 2 years follow up by showing the healing of the periradicular tissue. Okay. Now next, ऐसा एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आया कि वो बोल रहा है कि डॉक्टर मेरे जो गम में है ऐसे गम बॉयल मुझे दिख रहा है एंड क्लिनिकली आपको ये दिखता है. एंड पेशेंट ऐसे भी बोल सकता है कि एक समय लाइक patient remembers there was a sudden and sharp pain that had subsided and there had been no recurrences, or he
or she may relate to a history of traumatic injury. ओके अभी वो शायद ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, ये पेशेंट बोल सकता है कि माइल्डली मुझे दर्द है, माइल्ड पेन है, ठीक है, और आप खुद देख पा रहे हैं कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ साइनस ट्रैक्ट आप देख पा रहे हैं. सो इट इज़ अ केस ऑफ asymptomatic apical abscess. आप ये भी देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा ओरल एक साइनस ओपनिंग भी आप देख सकते हैं. इफ़ द कंडीशन वर्सन्स और पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता है पहले इनिशियल स्टेज में, तो द कंडीशन will get worsen and there may be a extra oral sinus opening. Okay, and see, look at this. तो इसमें asymptomatic chronic alveolar abscess आप देख पा रहे हैं. with the help of gutta percha we can trace back to to locate the source of the infection, कि कौन से रूट से ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, कौन से रूट से या कौन से दांत से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट हुआ विद द डिस्टल रूट ऑफ द रूट कैनाल ट्रीटेड मैंडिबुलर सेकेंड मोलर. अगर वो गम ऑयल वो पेशेंट ऐसे ही रख दे कि इट डज़ नॉट कम फॉर ट्रीटमेंट, तो रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ साइनस डिस्चार्ज मे लीड टू fibrous थिकनिंग एंड एलिवेशन ऑफ द म्यूकोसा लाइक दिस. इट विल बी फर्म. आप पैल्पेट करके देखोगे ये जो एलिवेशंस है ये फर्म रहेंगे. तो दिस इज अ केस ऑफ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ साइनस डिस्चार्ज. ठीक है, इट लेड टू एलिवेशन ऑफ द म्यूकोसा. सो व्हाट इज इट? एंड asymptomatic chronic apical abscess is a long-standing, low-grade infection of the periradicular alveolar bone. Generally, it is symptomless and characterized by the presence of abscess draining through a sinus tract. Synonyms क्या है? Chronic suppurative apical periodontitis, chronic alveolar abscess, chronic periradicular abscess, chronic periapical abscess. Okay. So the first sign of osseous breakdown is the radiographic evidence seen during routine examination or discoloration of the tooth. जैसे मैंने बोला कि क्योंकि ये asymptomatic है, इसे हम रूटीन एग्जामिनेशन से ही देख पाएंगे. नहीं तो अगर क्राउन डिस्कलर्ड हो गया फिर हमने उस टूथ का रेडियोग्राफ लिया तो हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं. इंसर्शन ऑफ गटा पर्चा कोन टू द साइनस ट्रैक्ट, it can show the involved tooth by tracing the sinus tract to its origin. It does not respond to electrical pulp test or thermal test. It is very important, ये ग्रॉसमैन से लिया हुआ है कि अपर जॉ में हुआ है ना, तो जनरली ये लेबियल म्यूकोजा में हम स्वेलिंग देख सकते हैं. बट अगर फॉर एग्जांपल अपर लैटरल इंसाइजर्स जो है, अपर जो लैटरल इंसाइजर्स है ये और ये दोनों अगर इफेक्ट हुए हैं, या फिर मोलर के मैक्सिलरी मोलर के जो पैलेटल रूट है वो अगर इफेक्ट हुआ है, तो हम पैलेटल प्लेट में देख सकते हैं कि स्वेलिंग हुआ है. और लोअर जॉ में वेस्टिब्यूल अलोंग द माउथ अलोंग द बक्कल एल्व्यूलर प्लेट में हम देख सकते हैं. और इट में भी अलोंग द लिंगुअल एल्व्यूलर वॉल, मतलब जीप, मतलब सपोज यहाँ पे तो पिक्चर नहीं है, मतलब उस साइड लाइक लिंगुअल एल्व्यूलर वॉल में इन केसेस ऑफ लोअर मोलर बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द रूट इन देयर एल्व्यूलाई. सो इस पिक्चर की मदद से होपफुली आप समझ पाए मेरी बात को. नेक्स्ट, नाउ कंडेंसिंग ऑस्टाइटिस. सो आप ये भी एक एसिम्टोमेटिक कंडीशन है, इसको भी हम ये भी एक एसिम्टोमेटिक कंडीशन है, इसको भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रूटीन रेडियोग्राफिक एविडेंस से. इसमें क्या होता है कि इट इज़ द डिफ्यूज डिस्टिंग्विशन फीचर यही है कि इट इज़ डिफ्यूज रेडियो ओपेक लीजन. इट इज़ अ डिफ्यूज रेडियो ओपेक लीजन एंड
इसमें मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू ग्रॉसमैन इन differential diagnosis it is written that historically the presence of अगर रेडियोग्राफ लिया है एंड प्रेजेंस ऑफ अगर डिफ्यूज एरिया अगर था उसमें तो हम उसे एब्सेस बोलते थे, ठीक है. अगर एक सर्कमस्क्राइब्ड एरिया रहता था तो हम उसे एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस बोलते थे. अगर एक स्क्लेरोटिक बोनी आउटलाइन रहता था तो हम उसे सिस्ट बोलते थे. बट such however all attempts to correlate the radiographic appearance of the area with its histopathological features failed. So as a result अभी हम accurate diagnosis तभी कर सकते हैं जब हम उसे histologically examine करेंगे तो, ठीक है. ये ग्रॉसमैन में दिया हुआ है. So let's talk about this periapical lesion. As it is asymptomatic तो पेशेंट कोई पेन के साथ नहीं आएगा. थ्रू रेडियोग्राफिक फाइंडिंग ओनली वी कैन फाइंड दिस. अगर रेडियो ओपेसिटी है, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग में हम देख सकते हैं कि देयर इज अ रेडियो ओपेसिटी, सो इट माइट बी अ केस ऑफ कंडेंसिंग ऑस्टाइटिस. So condensing ostitis is a diffuse radio-opaque lesion. It is believed to represent a localized bony reaction to a low-grade inflammatory stimulus, usually seen at the apex of the teeth, in which there has been a long-standing pulpal pathosis. So what are the causes? Causes are condensing ostitis is a mild irritation from pulpal diseases that stimulate osteoblastic activity in the alveolar bone. Because it is so much different than the previously periapical lesions, it is very important viva question. Okay, पूछ सकते हैं आपको क्योंकि मुझे भी पूछा था. Then important points is radio opacity that I have said. Then because there is a area of dense bone with reduced trabecular pattern. Mandibular posterior teeth are most frequently affected. What is the treatment of this? Treatment यही है कि जो irritant है उसे निकाल दो. Removal of the irritating stimulus and endodontic treatment should only be done if reversible pulpitis है, तो फिर ही reversible pulpitis के केस में हम endodontic treatment करते हैं. Now persistent apical periodontitis. आपने RCT कर लिया टूथ का, ठीक है, फिर भी देयर इज अ persistent मतलब पेरियापाइकल रीजन में फिर भी पेशेंट बोल रहा है कि फिर भी दर्द है, ठीक है. तो एंड देयर इज अ रेडियोलुसेंसी, आप फिर भी देख पा रहे हैं. तो ये क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी ये क्यों होता है. बिकॉज द एनाटॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पल्स स्पेस सिस्टम with regions that cannot be reached with instruments or with irrigants or intracanal medicaments. Also, these area cannot be obturated with conventional techniques. So जो irritating ये toxin था वो तो रह गया और वो तब भी periapical region में जाता है and irritate करता है and then inflammation condition फिर से हो जाता है. Substances like apical biofilms, cholesterol crystals, actinomyces infection, foreign body reaction to gutta percha, cellulose granuloma, periapical scar tissue, these are the causes. अगर बैक्टीरियोलॉजी में हम देखेंगे so there is a presence of yeast, candida albicans, actinomyces, enterococcus. Okay, ई फेकैलिस जो माइक्रोब है इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू द रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ थेरेपी रेजिस्टेंट माइक्रोब अमॉन्ग द पोटेंशियल etiologic agents of post-treatment apical periodontitis. E. faecalis is the most consistent reported organism that can survive prolonged starvation and that can grow as a mono-infection in endodontically treated teeth. Post treatment sequelae, अगर endodontic treatment के बाद scar tissue हो सकता है that might irritate
हीलिंग होने से इट्स बेस्ट, नहीं तो persistent apical periodontitis. Okay, so that's all with today's class. See you next time. And if you like it, if you like my videos, please support me. Please click on the thumbs up button, and please like comments that might inspire me to teach more of this stuffs. Okay, because notes and ये जो videos, it takes a lot of time and lot of energy on my side. So a bit of appreciation and a bit of encouragement would help me to do this process over and over again. So thank you for listening.